जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग जीके जीएस में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के बारे में और अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? अर्थशास्त्र। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कारक भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है। तो निवेश। कौन नहीं है? निवेश। अगर निवेश से बात करें तो निवेश से तात्पर्य है वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आय तथा लाभ के अर्जन से। ठीक है, तो एक तरीके से जो निवेश है ये कर कारक भुगतान का कोई उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर का उदाहरण है। कह रहा कौन सा स्टॉक है चर का उदाहरण है। चर का, तो अगर हम चर की बात करते हैं, किसकी चर की बात करते हैं तो चर। ठीक है, स्टॉक चर होता क्या है? एक वह राशि होती है जो किसी विशिष्ट समय बिंदु पर मापी जाती है। मतलब एक विशिष्ट समूह पे क्या समय पे क्या कहा जाती है, उसका मापन किया जाता है। ठीक है, स्टॉक चर। ठीक है, तो कैसे होगा इसका आंसर? तो वित्तीय वर्ष के पहले दिन के सभी गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा। ठीक है, यानी एक तरीके से स्टॉक चर के अगर हम कुछ और उदाहरणों की बात करें तो मुद्रा की मात्रा, श्रम बल, देश की जनसंख्या, गोदाम में रखा गया गेहूं इत्यादि जो चीजें गोदाम में रखी जाती हैं वो स्टॉक चर के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, मुद्रा के विकास का सही क्रम कौन सा है? अगर मुद्रा के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले वस्तु मुद्रा, धातु की मुद्रा, कागज की मुद्रा, फिर ऋण मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर हम मुद्रा की बात करें, वस्तु मुद्रा होती है, वस्तु विनिमय होता है, ठीक है, सिक्के होते, कागजी मुद्रा होती, प्लास्टिक मुद्रा भी होती है और साख मुद्रा भी होती है। टूथब्रश, साइकिल, ब्रेड किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? अगर हम बात करें टूथब्रश, साइकिल, ब्रेड किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है तो उपभोक्ता वस्तु। किसके हैं? उपभोक्ता वस्तु। यानी ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? ये सब आते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर हम उत्पादन की बात करते हैं, जो उत्पादन की जैसे डबल रोटी, ठीक है, ये एक तरीके से हम कहें, ठीक है, उत्पादन में जैसे गेहूं, ये सब चीजें हमारे पास आ जाती हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम सीमांत उपभोग की बात करते हैं तो उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? यह क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो उच्चतर हो जाने पर क्या होती है? यह अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी अथवा मानव पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है जो कि के रूप में जाना जाता है। तो उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। किसके? उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है? प्रत्येक उत्पादन भूमि, जिस श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है जो कि किस कारक के रूप में जाना जाता है? तो उत्पादन के कारक के रूप में क्या है? जाना जाता है। जिसमें आपका जैसे श्रम हो गया, मशीन हो गई, पूंजी हो गई, ठीक है, भूमि हो गई, कच्चा माल हो गया, ठीक है, मानव पूंजी हो गई। ये सब एक तरीके से हम एक तरीके से कहते हैं सब निर्यात में आते हैं। किस में आते हैं? निर्यात में आते हैं। और यह एक तरीके से उत्पादन की प्रक्रिया है। क्या है? उत्पादन। जब हम कोई चीज निर्यात करते हैं तो वो उत्पादन की श्रेणी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प अधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? अगर हम अल्प अधिकार की परिभाषा के सबसे निकट क्या है? सबसे निकट है सिगरेट उद्योग। क्या है? सिगरेट उद्योग। ठीक है, तो अल्प अधिकार की, देखो अल्प अधिकार या ज्यादा टाइम के लिए इसको मतलब अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, किसका? सिगरेट के उद्योग की बात करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन के साथ ना बदलने वाली लागत, यानी कि उत्पादन के साथ ना बदलने वाली लागत। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का यही अर्थ होता है। द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? द्रव के माध्यम से, ठीक है। द्रव के तो क्रय विक्रय क्या कहलाता है? क्रय विक्रय की श्रेणी में आता है। अगर कोई द्रव के माध्यम से हम किए जाने वाला जो लेन देन होता है वो क्रय विक्रय की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? क्रय विक्रय श्रेणी। द्रव एक तरीके से मुद्रा का भुगतान करते, किसका? मुद्रा का भुगतान करते। द्रव से तात्पर्य ये। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, तो क्या है? तो किसी एक समय में एक जैसे सामानों के सामान्य मूल्य, ठीक है। यानी एक समय में एक जैसे सामानों के सामान्य मूल्य इसकी शर्तों में से एक है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना। निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? किस रूप में क्या करता है? वर्गीकृत करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पूंजी, पूंजी के रूप में क्या करता है? वर्गीकृत करता है, ठीक है। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन को पूंजी के रूप में क्या करता है? वर्गीकृत करता है। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर हम बात करें लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो क्लार्क ने किया था। किसने किया था? क्लार्क। इनका पूरा नाम था जेबी क्लार्क। क्या नाम था? जेबी क्लार्क इनका पूरा नाम था। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्पाद आपूर्ति को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं सॉरी कौन सा उत्पाद आपूर्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो उपभोक्ता की आय। जो उपभोक्ता की आय होती है वो उत्पादन आपूर्ति को क्या करती है? प्रभावित नहीं करती। क्या करती है? प्रभावित नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती हैं। जो मुक्त बाजार होता है उसमें अर्थव्यवस्था में जो कीमतें होती हैं किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो बाजार बलों के द्वारा। बाजार बलों के द्वारा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। सतत आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य? अगर हम बात करें सतत आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है? तो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास। पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास क्या है? सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य, या एक तरीके से हम कहें तो अर्थ होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल होता है? अगर हम आर्थिक अवसंरचना की बात करते हैं इसमें क्या शामिल होता है? तो परिवहन और संचार शामिल होता है। क्या शामिल होता है? परिवहन और संचार इसमें क्या होता है? शामिल होता है। स्वास्थ्य भी आता है, पेयजल भी आता है, स्वच्छता भी आता है, ठीक है। बहुत इसमें ये सब चीज़ें सामाजिक संरचना में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या है? परिणाम है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या है? परिमाण है। अगर हम बात करें होता क्या, तो यह एक ऐसी व्यावसायिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक कंपनी अपने कुछ कार्य को दूसरी कंपनियों को क्या करती है? सौंप देती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने काम की लागत से को कम करना। अपने काम की लागत को क्या करना है? कम करना है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली
से आप क्या समझते हैं? अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करते हैं तो वस्तु के बदले वस्तु की खरीदी बिक्री, यानी वस्तु के बदले वस्तु की खरीद बिक्री से तात्पर्य है वस्तु विनिमय प्रणाली। निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? अगर बात करें निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है, तो भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण आता है। इसका मतलब चाहे भूमंडलीकरण बोलो चाहे वैश्वीकरण बोलो, ठीक है। तो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? नकारात्मक प्रभाव है तो सापेक्ष अभाव में वृद्धि। सापेक्ष अभाव में जो वृद्धि है ये एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव आता है, ठीक है। इसमें आता है नकारात्मक प्रभाव आता है, ठीक है। अगर नकारात्मक प्रभाव के और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें जैसे आय असमानता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में अस्थिरता, ठीक है, असंगठित क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव, ये एक तरीके से हम बात करें तो नकारात्मक प्रभाव ये टॉपिक श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली आम तौर पर आर्थिक नीतियां बनाने की योजना बनाने की प्राथमिकता देती हैं? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली आम तौर पर आर्थिक नीतियां बनाने की योजना बनाने को प्राथमिकता देती है, ठीक है। तो कौन सी आर्थिक प्रणाली होगी? तो साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी दोनों, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों, ठीक है। ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? भारत के बारे में सही कह रहा 1950 और 1990। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। तो याद रखना, तो इसका सही क्या हो जाएगा? डी पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, कह रहा है द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आ, जैसे इस्पात उद्योग आ जाता है, चीनी कारखाने आ जाते हैं, ठीक है, वस्त्र उद्योग आ जाता है, वाहन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो चीनी कारखाना जो आता है ये आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम इसको बात करें क्षेत्रों को, तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं यानी गतिविधियां हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 श्रेणी में क्या कर दिया गया है? बांट दिया। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गए, कृषि हो गई, पशुपालन हो गए, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र आ जाते हैं। द्वितीय वही बताया, इस्पात उद्योग, चीनी कारखाना, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर तृतीय की बात करते हैं जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, ठीक है, पर्यटन, ये हमारे तृतीय क्षेत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? कह रहा द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। किसे कह रहा? द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र से क्या संबंधित है? कृषि उपकरण निर्माण। कृषि उपकरण क्या है? निर्माण। ये भी पिछले बताया था, कृषि वाला पॉइंट द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं तो रेलवे। रेलवे क्या होता है? ये प्राथमिक क्षेत्र का क्या है? भाग नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो तृतीय क्षेत्र में आता है। किसमें आ जाता है?
तृतीयक क्षेत्र की श्रेणी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत समूह है? अगर हम बात करें गलत समूह की, तो मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र का आता है, बिल्कुल आता है। परिवहन, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, नहीं, परिवहन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपका आता है तृतीय, थर्ड में आता है। किस में आता है? थर्ड में आता है, ठीक है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात तथा ना तो आयात होता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है? तो बंद, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? अगर हम बात करें कृषि से, कृषि यानी किसानी, इससे भारतीय जो औद्योगिक विकास होता है उसको बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया करा के, बिल्कुल। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, बिल्कुल। कच्चे माल की आपूर्ति करके, बिल्कुल। यानी सारे पॉइंट हमारे इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। कैसी? मिश्रित। कैसी है? मिश्रित। मिश्रित यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? हम विकासशील की बात करते हैं। किसकी? विकासशील की बात करते हैं। तो विकासशील की जो कौन है विशेषता नहीं? तो पूंजी निर्माण की उच्च दर। जो पूंजी निर्माण की जो उच्च दर होती है, ठीक है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। क्या है? नहीं है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, ये भी आता है। बेरोजगारी की उच्च दर, ये भी आता है। व्यापक निर्धनता, ये भी आता है। तो पूंजी निर्माण की जो उच्च दर है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? नहीं है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो ये पद्धति होती है किसको बढ़ावा देती है? तो मुक्त उद्योग तथा प्रतिस्पर्धा को। मुक्त उद्योग, ठीक है, तथा प्रतिस्पर्धा को। मुक्त उद्योग, ठीक है, तथा प्रतिस्पर्धा को क्या करती है? ये बढ़ावा देती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अप्रत्ययशील अभिलक्षण को गणना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि क्यों नहीं किया जाता है? कह रहा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अप्रत्ययशील अभिलाभ को गणना में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? उसमें जुड़ी कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होती है। रीजन क्या होता है? ठीक है, उनसे जुड़ी कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होती है। अगर राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय के क्या घटक होते हैं? जैसे किसी देश में निवासियों द्वारा प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले प्राप्त आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण की आय, देश के भीतर काम करने वाले निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पन्न आय, एक तरीके से राष्ट्रीय आय के क्या है? प्रमुख घटक आते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है? कह रहा किसके द्वारा, ठीक है। तो एक समय अवधि में देश के निवासियों द्वारा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर की जाती है? कह रहा वर्तमान कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किसके आधार पर की जाती है? तो प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। किसके? प्रचलित कीमतों के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वर्तमान कीमत पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन कि किस पद्धति में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया या करना शामिल है? ठीक है, तो
उत्पादन, ठीक है, उपागम, उत्पादन उपागम, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस पद्धति में, तो उत्पादन उपागम पद्धति में। उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में क्या किया गया है, वर्गीकृत करना शामिल है। जीडीपी का सबसे बड़ा घटक कौन सा? अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा घटक क्या होता है, उपभोग। क्या होता है, उपभोग। क्या होता है, उपभोग, ठीक है। सबसे बड़ा घटक क्या है, उपभोग व्यय, ठीक है। अगर हम बात करें जीडीपी के, तो जीडीपी के आमतौर पे 4 घटकों में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा, उपभोग व्यय, निजी निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, ठीक है। उपभोग व्यय का है योगदान जीडीपी में सबसे प्रमुख रूप से देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? कह रहा है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से शुद्ध आय। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट होगा, यानी क्या होगा, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और निवेश से शुद्ध आय, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज आदि के रूप में उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को संदर्भित करती है? ठीक है, तो संदर्भित करती है, कौन करती है? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद क्या करता है, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो कौन करता है, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या करता है, इसको संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, को किस देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को किस देश में, ठीक है, राष्ट्रीय आय को किस देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय को, किसको, राष्ट्रीय आय को भी पीछे आपको बताया था, ठीक है। अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो इसके 4 घटक बताए थे, घरेलू सकल उत्पाद यानी जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, अगर और अगला पॉइंट प्रति व्यक्ति आय। दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय होती है। दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप जो राष्ट्रीय आय होती है वो कैसी होती है, अति प्रकलित। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजार मूल्य पर जीएनपी का को इस प्रकार मापा जाता है, यानी जो बाजार मूल्य पर जीएनपी होती है यानी सकल राष्ट्रीय आय होती है, इसको किस प्रकार नापा जाता है? तो बाजार मूल्य पर जीडीपी और विदेश से शुद्ध कारक आय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या कह रहा है? लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का दूसरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय आय। क्या नाम है? राष्ट्रीय आय। लागत के उत्पादन के रूप में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो दूसरा नाम है वो राष्ट्रीय आय है। क्या है? राष्ट्रीय आय, ठीक है। यानी बात करें जीएनपी, कार की बिक्री का परिणाम क्या है, ठीक है, कार की बिक्री का क्या परिणाम है? तो जीडीपी में वृद्धि। जीडीपी में वृद्धि, अगर कार की बिक्री ज्यादा हो रही है तो हम कहेंगे कि जीडीपी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब कोई कार बेची जाती है तो देश की जो सकल आय यानी घरेलू उत्पाद में क्या होती है, शामिल हो जाती है, ठीक है, और जीडीपी में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किस वृद्धि को आय प्रयोज्य विधि के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, प्रायोज्य विधि के नाम से जाना जाता है तो आय विधि को, ठीक है, आय विधि को आय प्रायोज्य विधि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है? यानी राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य
और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है? तो निवल अप्रत्यक्ष कर, निवल अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वैश्वीकरण के संदर्भ में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी पीपीपी 3 बार पी है तो इसका पूर्ण नाम क्या होता है? ठीक है, परचेजिंग पावर पिपारिटी, प्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा परचेसिंग पावर पैरिटी, पैरिटी। से ब्याज प्राप्त एक कारक आय है। किससे प्राप्त ब्याज एक कारक आय है? तो पूंजी से प्राप्त ब्याज एक कारक आय है। कैसी है? कारक आय है। निम्नलिखित में से किस घटक का उपभोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो सकल निवेश मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? यानी कि निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? तो निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर अगली क्लास में मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।